बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिकेशन गैप, मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं उनमें एक कम्युनिकेशन गैप भी है। कम्युनिकेशन के ज़राए बहुत बढ़ गए हैं, हमारे टीवी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया भी है। और इस्लामाबाद वगैरह में बैठे हुए लोग या लाहौर में बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि हमें तो बलूचिस्तान की पल पल की ख़बर मिल जाती है, या हमें तो खैबर पख्तूनख्वा या बाकी गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की पल पल की ख़बर मिल जाती हैं। लेकिन हकीकत ये कि ये मेरा एक सहाफ़ती मुशाहिदा है कि वहाँ के अवाम और वहाँ के एहलकारों की और इन इलाक़ों में मौजूद लोगों की और रहनुमाओं के दरमियान एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है। ज़मीनी हक़ाइक़ से मरकज़ में बहुत कम आगाही होती है। हर सूबे का कल्चर का अपना रंग है, हर सूबे की सियासत के अपने ढंग है। हर सूबे में फिर अगर आप देखें तो बाज़ औक़ात ख़ित्तों के हिसाब से भी एक वेरिएशन आ जाती है और आपको अलग अलग डायनेमिक्स एक सूबे के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हकीकत ये है कि हम टीवी चैनल्स वाले रोज़ाना जिन चीज़ों को टॉक शोज़ में डिस्कस करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को न उससे कोई ज़्यादा दिलचस्पी है और न बलूचिस्तान में वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स ज़्यादा मैटर करते हैं जो कि मरकज़ में मैटर करते हैं। आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, यहाँ के पॉलिटिकल कल्चर की खूबियाँ भी हैं, उसकी ख़ामियाँ भी हैं, लेकिन वो टोटली बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। और उसका एक नमूना आज हमारे इंटरव्यू के मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सूरत में आप देखेंगे। मैं बलूचिस्तान आया हुआ था तो सोचा कि इस मौका से एक ये भी फ़ायदा उठाऊं कि पाकिस्तान के कम उम्र तरीन मिनिस्टर, जो न सिर्फ ये कि मौजूदा लॉट में सबसे कम उम्र तरीन मिनिस्टर हैं, बल्कि शायद मेरी याद में कम से कम सहाफ़ती ज़िंदगी की जो मेरी यादें हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में कोई इस मनसब पे बैठा हो। और सिर्फ ये नहीं कि वो इस वक्त वज़ीर हैं, बल्कि उनके वालिद ने उस मुल्क की खातिर जान भी क़ुरबान कर दी। 100 से ज़ायद इंसान 2018 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक ख़ुदकुश हमले के नतीजे में जानों का नजराना पेश कर चुके थे। उस वालिद के, उस शहीद के बेटे हैं और इस वक्त कम उम्र तरीन मिनिस्टर भी हैं। यकीनन आप पहचान गए होंगे, आज के जरिए में मेरे साथ हैं नवाबज़ादा मीर जमाल ख़ान रईसानी साहब, जो कि शहीद सराज रईसानी साहब के साहबज़ादे हैं और इस वक्त निगरान काबीना में वो स्पोर्ट्स के, यूथ अफेयर्स के और कल्चर के मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया जमाल ख़ान रईसानी साहब। और सबसे पहले ये बताइए कि सब इस उम्र में इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के महसूस क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। देखिए, जैसे कि अंग्रेज़ कहता है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। जब ये कलमदान मुझे सौंपा जा रहा था, मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र से मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था। 2018 से पहले 2011 में मेरे बड़े भाई को भी शहीद किया गया। उसके बाद मेरे कंधों पे जो ज़िम्मेदारी आई वो भी मैं समझता हूँ कि मैंने बखूबी से निभाया। और 2018 जैसे आपने फरमाया कि मेरे वालिद समेत 200 से ज़ायद हमारे साथी जो थे वो उन्होंने जाम शहादत नोश की। तो उसके बाद जो कबीला था, जो उनके दोस्त थे, उनको सबको मैंने संभाला। जब रिसेंटली मुझे ये कलमदान दिया गया, मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है, क्योंकि जो कलमदान मुझे दिया गया है वो खेल का है, उम्र नौजवान और सकाफ़त का है। खुशाइंद बात इसलिए है कि जब हम नौजवान के जितने भी फ़ैसले हैं उनमें बैठकर अपना जो नुक्ता नज़रिया है वो बयान कर सकें। खेल में मैं समझता हूँ कि मैं ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और मुझे एहसास है कि एक स्पोर्ट्समैन किस चीज़ से गुज़रता है। और सकाफ़त पे जब बात आती है तो बलूचिस्तान की जो रस्म व रिवाज हैं, सकाफ़त है, वो किसी से डिकी छुपी नहीं है। तो अच्छा भी फ़ील हो रहा था। और दूसरी राय ये है कि चैलेंजिंग भी है, क्योंकि कम उम्र में हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं वो अंडर एस्टिमेट करते हैं।
वो समझते हैं कि जो चीज़ हमारे बुज़ुर्ग नहीं कर पाते वो हमारे नौजवान भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत है। दुनिया के जितने भी आप जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ख़्वा वो यूके हो, दूर नहीं जाएंगे, आपका इंडिया एक हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके एमपीज़ को आप देखें कि जो उनका एवरेज है 25 से लेकर 30 साल तक उनका एवरेज होता है। तो ये टाइम है कि यूथ आगे आए, और उसके अलावा हमारा जो पॉपुलेशन है, ख्वाह वो मुल्क का देखिए। इस वक्त आपकी एज कितनी है? 25 साल। अच्छा, और क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? क्वालिफिकेशन मैंने एमए किया है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। अच्छा, और बाहर से भी आप पढ़े? थाईलैंड से मैं पढ़ा हूँ जी। अच्छा। इब्तदाई तालीम मैंने सिटी स्कूल से हासिल की, और 2011 में जैसे मैंने कहा मेरे भाई शहीद हुए, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं हर दिन स्कूल जा सकूं। फिर हमने ये फ़ैसला किया मेरे वालिदैन ने कि मुझे थाईलैंड भेजेंगे। उधर से मैंने बीए फर्स्ट क्लास ऑनर्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट में किया, और अभी मास्टर्स में कर रहा हूँ। और जो मेरा थीसिस है, थीसिस मेरा पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ का एक सब्जेक्ट उसमें कर रहा हूँ, और मेरा टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस टुवर्ड्स रिकन्सिलेशन, अ केस स्टडी ऑफ बलूचिस्तान है जी। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी फिर क्या फाइंडिंग्स है? आपके वालिद साहब को और भाई को किसने और क्यों शहीद किया? देखिए जी, बलूचिस्तान की जो डायनामिक्स हैं वो बलूचिस्तान के लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में कितने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस क्या है। हमें पाकिस्तानियत का सज़ा दी गई है। हम जब हालात ख़राब थे तो बहुत कम और चंद ही लोग थे जो पाकिस्तान के अलमबरदार थे, सब्ज़ हिलाली परचम के अलमबरदार, और उनमें से मेरे वालिद शहीद एक थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं सिटी स्कूल में पढ़ता था, 14 अगस्त के दिन जो आपके सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते थे कि अगर आप कौमी तराना बजाएंगे स्कूलों में, हम आपके स्कूल बंद कराएंगे। पाकिस्तान का जो झंडा लगाना वो एक खौफ समझा जाता था। तो हमें पाकिस्तानियत पे शहीद किया गया है। हमें पाकिस्तान जो हमने कुर्बानी दी है, हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि हमने किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं दी। हमारी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की दिफा के लिए थी। आप क्या समझते हैं, या क्या अंदाज़ा है, या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई कि वो इस्लामिक मिलिटेंट थे या कि बलोच मिलिटेंट थे अलहदगी पसंद? देखिए जी, जिन्होंने प्लान किया, जो हमारे फाइंडिंग्स थे उसमें यह है कि दोनों कबूल तो दैश ने किया था हमारा, लेकिन दैश के साथ जो उनका कोलैबोरेशन था वो बीएलए के साथ भी था, बीएलएफ भी इसमें मौजूद था, जो सहूलतकार थे वो सारे। लेकिन बात यह है कि हमें शहीद किया गया तो अपने लोगों के लिए और पाकिस्तानियत के लिए किए। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है, औलाद बहुत माँओं को बहुत प्यारी होती है, तो वालिद साहब आपके इस रास्ते में चले गए, भाई फिर कुर्बान हो गए, तो वालदा ने आपको सियासत से रोका नहीं? वालदा, आज आप के सामने ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, बल्कि आपकी शो को पूरा दुनिया देखता है, तो वालदा मेरी हैं थाईलैंड की। कोई मुझे फ़िलिपिनो कहता है, कोई मुझे चाइनीज़ कहता है, लेकिन वालदा मेरी है थाईलैंड की, और मुझे फ़ख्र है अपने वालदा पर। फ़ख्र इसीलिए है कि वो, मैं समझता हूँ कि जितने भी हम पाकिस्तानी बैठे हुए वो हमसे भी ज़्यादा मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है। जब भाई शहीद हुए थे, अगर तालीम का सिलसिला नहीं होता वो मुझे नहीं भेजते वापस। जब वालिद शहीद हुए, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप आएँ, अपने लोगों के लिए सियासत करें। क्योंकि अगर कोई लोग कहता है कि वापस आकर मुझे ज़्यादा इंसेंटिव्स वगैरह मिले, दूसरी पहलू अगर आप देखें खून के बदले में तो कोई उससे बड़ी कुर्बानी नहीं है। हमने कुर्बानी दी है, और उन्होंने भी मोटिवेट किया है कि अपने लोगों की आप सियासत करें, अपने लोगों की, अपने मुल्क की बका की आप सियासत करें। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका, कि ताकि वो जानते भी हैं कि जब भी हम घर से निकलते हैं सर पे कफन बांध कर निकलते हैं, हमें पता भी नहीं कि हम आज लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। अभी भी थ्रेट्स हैं आपको? बहुत ज़्यादा हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बीएलए मेरे पीछे पड़ा है, दैश मेरे पीछे पड़ा है। तो अगर ये बात अपने लोगों की बात करते हुए या अपने मुल्क की बात करते हुए वो मेरे पीछे पड़ते हैं, मैं एक ही जान है वो। बीएलए वगैरह की तो समझ आती है, लेकिन दाइश ने आपके वालिद को क्यों निशाना बनाया या आपके पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि उनका तो पाकिस्तान या इस तक अपना एजेंडा महदूद नहीं है, उनका तो अपना
खिलाफत और उसका एक तस्वर है, और उस पर जो पूरा नहीं उतरता तो उसको टारगेट बनाते हैं। लेकिन दाइश का आप लोग नंबर 1 पर टारगेट क्यों बने? देखिए जी, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट आपके आउटफिट्स हैं ये कंफ्यूज्ड हैं। इनका कोई जो स्ट्रेट विज़न नहीं है, क्लियर विज़न नहीं है। वो बीएलए के साथ मिलकर हमें इन्होंने टारगेट किया है। तो बीएलए कहाँ और दाइश कहाँ, तो ये हमारी समझ में भी नहीं आता कि दोनों जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं उनका अलग अलग विज़न है और उन्होंने कैसे पार्टनर करके हमें टारगेट किया है। अब सरदार असलम रईसानी साहब हैं, सरदार लश्करी रईसानी साहब हैं, दोनों आपके चचा भी हैं, बाप की जगह पे हैं। आप निजी महफ़िलों में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम भी लेते हैं, लेकिन फिर इसमें तीनों के सियासी रास्ते अलग अलग कैसे हो गए? ये तो जमहूरियत का हुस्न है क्योंकि कबायली सिस्टम हमारा, मैं समझता हूँ कि कबायली सिस्टम और सियासत को अगर हम इकट्ठे ले जाएंगे, नुकसान हमारा ये होगा। कबायली हैसियत में वो मैं उनके ताबे हूँ, वो मेरे नवाब हैं, मेरे सरदार हैं, मेरे बाप की जगह पर हैं। लेकिन जहाँ पे मेरा सियासी नुक्ता नज़रिया है वो मैं अपने वालिद के पीछे जाऊँगा, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है उसी के पीछे जाऊँगा। क्योंकि सियासत में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सियासत कारकर्दगी पे होती है और जो सियासत आप कर रहे हैं उस पर होती है। तो वोट बैंक, कंस्टिट्यूंसी, कबीला, फॉलोअर्स, वो तो सब एक हैं, तो ये डिवाइड नहीं होंगे और आप तीनों को एक यकसा नुकसान नहीं होगा इसका? देखिए जी, डिवाइड तो होंगे, लेकिन आजकल का ये दौर है कि लोग समझ गए हैं, लोग बशूर हैं कि काबिलियत पे वो वोट देते हैं। वो दौर गया कि हाँ एक ही सरदार है, हम उसी सरदार को देंगे। इसका आप कोयटा में देख लें कि मतलब कॉमन मैन सियासत वापस आ रही है। वोट जो बैंक है आपका, उससे लोग टूट रहे हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर, आपकी विजन की बुनियाद पर। तो वो दौर गए जो कि एक ही सरदार को सिर्फ आप वोट देते थे। मैं समझना चाहता हूँ एक इस्लामाबाद से आए हुए जर्नलिस्ट की हैसियत से कि बलूचिस्तान का असल प्रॉब्लम है क्या, आपकी क्या तहकीक है और रिसर्च क्या है? बातें तो सारे करते हैं, लेकिन मेरा जो मैंने जो फाइंडिंग्स देखे हैं और एक्सपीरियंस किए हैं ये है कि अगर हम कहें कि बलूचिस्तान का ताल्लुक़ जो मसाइल का ताल्लुक़ वो एजुकेशन से है या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उसका ताल्लुक़ पैरेलली एजुकेशन से, वो भी गलत होगा। इसकी वजह यह है कि क्या वो जो ख़ुदकुश हमले कर रहे हैं, जो इमाम शंबे पकड़ा गया है, वो आया पढ़ा लिखा नहीं था। और फिर हम कहते हैं पॉवर्टी के ऊपर, गुर्बत के ऊपर, ये भी गलत है क्योंकि जो ख़ुदकुश कर रहे हैं, जो टारगेटिंग कर रहे हैं, वो सारे गरीब तो नहीं हैं। जैसे आपके माहम बलोच हो गए, वो तो इमाम शंबे भी इसका एग्जांपल है कि इनका अच्छा सैलरी था, अपना कंपनी चला रहे थे। तो ये मसला इधर है कि द प्रॉब्लम इज़ हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि जो हम कहते हैं कि जी सब कुछ बैरूनी साजिश है, सब कुछ बैरूनी साजिश है, कुछ हमारी गलतियां भी हैं, हमारी पॉलिसीज़ भी ठीक नहीं हैं, और हम गवर्नमेंट या अपने जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उन पर भी हम तनकीद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पॉजिटिव क्रिटिक्स हैं वो बड़े कम हैं। हम प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते। हमारे जो लोग हैं उनको ये पता नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक आम सी चीज़ होती है, वो कंपटीशन को प्रमोट करता है, वो नॉर्मल फिनोमेना होता है। लेकिन वायलेंस जो होती है उससे हमें गुरेज करना चाहिए। ये नहीं कि मैं आप और मेरा सियासी इख्तलाफात है, मैं आपके ख़िलाफ़ बंदूक उठा लूँ, आपका और मेरा कबायली इख्तलाफात है, मैं आपके ख़िलाफ़ बंदूक उठाऊँ। ये तो बंदूक उठाना तो किसी बात का हल भी नहीं है। माजी में भी आप देख रहे हैं कि मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह किसी की हल नहीं। अच्छा, बंदूक हल नहीं है तो फिर हल क्या है, ये नाज़रीन हम जानेंगे मीर जमाल रईसानी से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन सूबाई वज़ीर जनाब मीर जमाल ख़ान रईसानी साहब। ये जो कहा जा रहा है और हमें कुछ उसके असरात भी दिखाई देते हैं कि जी बलूचिस्तान का नौजवान वो पाकिस्तानी रियासत से जुड़ने की बजाय दिन ब दिन मायूस होता जा रहा है। और पहले सिर्फ अगर लेफ़्ट विंग के लोग रियासत से नाराज़ थे, तो अब हमने देखा कि गवादर में कि राइट विंग के लोग भी उसी तरह कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं।
क्या ये हकीकत है और इसकी वजह क्या है? अगर रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है तो फिर नौजवान मायूस क्यों हो रहा है? जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसमें दोनों तरफ की गलतियाँ हैं। रियासत का गलती ये है कि हम कोशिश करते हैं उन बंदों को एड्रेस करने के लिए जो पहाड़ों पे बैठे हुए, और हम उन बच्चों या बच्चियों को भूल जाते हैं जो कि हमारे सरज़मीन में पहले से मौजूद हैं। तो हमें चाहिए हम उनको एड्रेस करें जो कि पहले से मौजूद हैं, क्योंकि वो तो गए हुए हैं, ठीक है ना जी। उनको लाने के लिए हम कोशिश ज़रूर करें, लेकिन हमारी जो तरजीह होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आज का जो 7 साल का बच्चा है वो बड़ा होकर क्या करेगा? क्या वो यही बंदूक पकड़कर फिर से पहाड़ पे जाएगा या क्या करेगा? क्या उसकी स्ट्रगल्स क्या हैं दिन में, उसका दिन कैसे गुजरता है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस उसका क्या है? तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि वो लोग जो बहकावे में आ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहकावे में भी कुछ लोग आकर, क्योंकि अगर हम वो जो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम साइल और वसाइल के वारिस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि साइल और वसाइल के वारिस कोई निजी नेटवर्क के टावर को टारगेट करके आज़ादी हासिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी चीफ जस्टिस को मार कर वो आज़ादी हासिल कर सकते हैं, या दिन गए बम ब्लास्ट कर अपने ही लोग हैं, बलोच जो पश्तून हैं, जो बलूचिस्तान में रहने वाले हैं, ख्वाह वो पंजाबी हो, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाकर हम आज़ादी कर सकते हैं। ये भी गलत बात है। हमारी कौम परस्त जमातें ये कह रही हैं, जो बलोच नेशनलिस्ट जमातें हैं या पख्तून नेशनलिस्ट जमातें हैं, खुसूसन बलोच नेशनलिस्ट, वो ये कहते हैं कि देखिए हमने तो अपने लोगों के मसाइल के हल के लिए इमरान ख़ान का भी साथ दिया, शहबाज शरीफ का भी साथ दिया, यहाँ पे भी क़ुद्दूस बिज़नजो की हुकूमत से मुतालिक भी हमने सॉफ्ट रवैया रखा, लेकिन उसके बावजूद हमारे नौजवानों के मसाइल हल होने की बजाय बढ़ रहे हैं और रियासत के इक़दामात ख़ुद बढ़ावा दे रही है उस मिलिटेंसी को। ये गलत है, क्योंकि देखें जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, बलूचिस्तान की जो सियासत शुरू हुई है, हमारे जो हुक्मरान आए हैं बलोच या पश्तून हुए हैं सारे, हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सारे बलोच और पश्तून हुए हैं। और फिर ये भी आप देखें जो कि इलेक्टेड, मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे ही हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, जो कि इलेक्टेड हमारे लीडरशिप थे, वो दिन ब दिन उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बेहतर जा रही है, और जो हमारे आम लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लो होती जा रही है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर हम करना चाहें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम एड्रेस अपने लोगों को कर सकते हैं, लेकिन हम उधर जाकर अपने लोगों की जो असल आवाज़ है वो वफाक तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम अपने मुफादों पर लगते हैं। दूसरा, अगर सूबे में आकर देखें, अगर हम निगरान गवर्नमेंट में इतना कर सकते हैं, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगर आप देखें तो 5 साल बैठता है, तो उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये वजूहात हैं। तो अगर हम अपना जो नालायकी है किसी और के सर पे डालें, ये भी कुली तज़ाद है। नहीं, लेकिन इसकी क्या वजह है कि बलूचिस्तान में जो हुक्मरान होते हैं या जो इवन ब्यूरोक्रेट होते हैं वो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग बन जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान का आम शहरी गरीब तरीन रहता है। यही तो बात है कि बलूचिस्तान में जितने भी फंड्स आते हैं किधर गए, वो कौन ले जा रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है, आपका जो यूथ डेवलपमेंट है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके सामने है सारे। मुझे नहीं लगता कि जो फंड्स आ रहे हैं और उसके रिज़ल्ट हम दे रहे हैं, ये हमारे आवाम के साथ इंसाफ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे बिल्कुल सियासतदान ये भूल जाते हैं कि जब वो कुर्सी पे बैठते हैं, अगर उनको कोई कुर्सी मिलती है, वो कुर्सी जो है वो आवाम की अमानत होती है, और उसमें ख़यानत करना वो गुनाह होता है। तो ये हम भूल जाते हैं, हम अपने मुफादों पे वो करते हैं, और दिन ब दिन द पुअर गेट पुअरर एंड द रिच गेट रिचर। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर इवन जो मेन स्ट्रीम की कौम परस्त जमातें हैं, वो ये कहती हैं कि कभी बलूचिस्तान के आवाम को ख़ुद अपने नुमाइंदे चुनने नहीं दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट कभी क़ुद्दूस बिज़नजो को सर पे मुसल्लत कर देती है, कभी जाम कमाल को कर देती है, कभी कुछ होता है, कभी क्या कुछ होता है। तो क्या ये हकीकत नहीं है कि बलूचिस्तान के आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हकीकी मानों में इख्तियार नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से नौजवान बिगड़ रहे हैं? नहीं, अगर ये बात भी गलत है कि हम पूरा कहें कि बलूचिस्तान में जेन्युइन लीडरशिप नहीं है, क्या जाम कमाल साहब का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से नहीं है?
क्या वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते? क्या कुद्दूस साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ उनका नहीं रखते? और नेशनलिस्ट पार्टीज जो कि कहते हैं उनका जो जेन्युइन लीडरशिप या रिप्रेजेंटेटिव आवाम का है वो उनको चुना नहीं जाता, वो भी तो पिछले 5-6 साल 10 सालों से बैठे हुए हैं इन्हीं वफाकों में, इन्हीं पार्लिमान में, तो वो क्यों कुछ नहीं करते? वो कुछ सियासी जो क्या कहते हैं दुकानदारी हैं उनको चमकाने के लिए कुछ एजेंडे लाते हैं, और फिर वो एजेंडा अगर उनको एड्रेस हो जाते हैं वो फिर 7 महीने के लिए चुप हो जाते हैं, फंड्स खाते हैं, और फिर 7 महीने बाद जब उनके फंड्स ख़त्म हो जाते हैं फिर वो एक और डोल रचाते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, एक जब हम रियासत से बात करते हैं या मुतालबा करते हैं कि देखिए जंग और ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, आप निगोसिएशन करें, आप कुछ और करें, तो अब जो हुकूमत के तर्जुमान होते हैं, इवन सरफराज बुगटी जैसे लोग भी और अनवारुल हक काकड़ जैसे लोग भी, वो ये कहते हैं कि नो, मेरे पास ये हक़ नहीं है कि मैं जाके शहीद रईसानी के बिहाफ पे उनका खून माफ़ करूं, ये उनकी औलाद का हक़ है। मैं इफ्तिखार हुसैन ने अपने बेटे के कातिलों को माफ़ करना है, बिलावल ने बेनज़ीर के कातिलों को उन्होंने माफ़ करना है। तो वो कहते हैं कि रियासत को इसलिए ये इख्तियार नहीं है कि वो दूसरों के कत्ल माफ़ करें। आप जो कि ख़ुद एक मुतासरा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप नहीं समझते कि किसी न किसी शक्ल में उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और अफ़हाम तफ़हीम से मामला हल करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशनों से भी तो ये मसला हल नहीं हुआ ना। इसमें ये है कि साफ़ी साहब के सवाल ये बनता है कि आया वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? हमारी तरफ से हम हर टाइम कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर मेरे वालिद साहब का कातिल मेरे सामने से गुज़रेगा, क्या मैं उसको छोड़ूंगा? ठीक है, मैंने छोड़ दिया। उन 300 बंदों का क्या जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ शहादत कबूल की थी, अगर उनके सामने ये बंदा गुज़रेगा तो वो क्या उनको छोड़ेंगे? तो बात वही है कि हाउ वी लुक एट द प्रॉब्लम। हमें ये करना चाहिए कि हम अपने लोगों को एड्रेस करें, उनको नहीं जो कि पहले से पहाड़ पे, वो आज भी हमें मारेंगे, कल भी मारेंगे, और उनका एजेंडा भी हमें मारना है, ख्वाह वो बलोच हो, पश्तून हो, जो भी हो वो हमें मारेंगे। और उनको अभी तक खुद ही कंफ्यूज है कि वो हमें क्यों मार रहे हैं। उनको अभी तक पता नहीं कि वो उनका विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के होते हुए बलूचिस्तान का जो तारीख़ है, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान को हम आज़ाद कर रहे हैं, बलूचिस्तान को ये कर रहे हैं, फ़लाना कर रहे हैं। इतने साल गुजर गए, मैं तो आज़ादी से इधर घूमता हूँ, आप भी इस्लामाबाद से आए हैं, क्या आपको नहीं दिखता कि बलूचिस्तान की आवाम आज़ाद है? लेकिन जो कॉम्परस सियासी जमातें हैं वो तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की, आज़ादी की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ अपने लोगों के और सूबे के हकूक़ की बात कर रहे हैं। ये जमातें एक सेफ्टी वॉल्व नहीं बन सकती, और ये जमातें मिलिटेंट और रियासत के दरमियान एक ब्रिज नहीं बन सकती हैं। लेकिन जब हम मीडिएटर का बात करते हैं, मीडिएटर का मतलब ये होता है कि दोनों फरीकैन को उस पर एतराज़ ना हो। अगर नेशनलिस्ट पार्टी अगर वो मीडिएटर का किरदार अदा करते हैं, खामखा जो कि दूसरे पार्टी हैं, जो जैसे कि मैं एक शहीद का बेटा, मुझे तो उन पे एतराज़ होगा क्योंकि वो बायस्ड हैं। तो मीडिएटर अगर होगा, ऐसा होना चाहिए कि उस पर दाग नहीं। क्या मतलब है? उनकी हमदर्दियाँ एक्चुअली मिलिटेंट के साथ हैं? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके कुछ के तो भाई भी मिलिटेंट ग्रुप्स रन करते हैं और वो यहाँ बैठकर सियासत भी करते हैं, तो खामखा बायसनेस तो होगा उसमें। नहीं तो बाई के मामला से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? अगर आप के वालिद और आपके चचा दोनों, उनकी सियासत अलग अलग है, तो उनका भी मामला अलग अलग हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ब्लड रिलेशंस मैटर। मैं जितना भी सियासत अपने चाचों के ऑपोजिट करूं, लेकिन फिर भी तो मेरे बड़े हैं, वो भी तो फैमिली मेम्बर्स हैं। उसी तरह तो बराबर बुगटी के फैमिली के लोग भी, शाहजैन बुगटी और गोमराम बुगटी, वो भी तो बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हुकूमत में बैठे हुए बिल्कुल हाँ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जब अगर मीडिएटर अगर आप किसी को नॉमिनेट सब के बारे में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी सिंपैथी उधर होगी, मुझे पता नहीं है, शायद होंगी, लेकिन मीडिएटर का अगर हम बात करते हैं तो मीडिएटर वो होना चाहिए जो कि दोनों फरीकैन को कबूल हो। नहीं, मीडिएटर नहीं, फैसिलिटेटर नहीं हो सकते।
किस चीज़ की फैसिलिटेशन? मीडिएटर तो यकीनन वही बंदा हो सकता है जो क्राइटेरिया आपने बयान किया, लेकिन फैसिलिटेटर भी नहीं हो सकते? क्योंकि नेगोशिएशन अगर आप करते हैं तो ओपन दो तरीके के बैकडोर नेगोशिएशंस होते हैं। बैकडोर में वो कोशिश कर सकते हैं, हमें एतराज़ नहीं है। अगर वो बलूचिस्तान के जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए तरफ जा रहे हैं तो कोई हमें एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात है कि बायसनेस नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो इमोशनली सिंपैथी हो, ख्वाह वो फिज़िकल सिंपैथी हो या मेंटली। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद अहम बातें होंगी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर के साथ। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में कोयटा में मैं मौजूद हूँ इस वक्त निगरान सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स, कल्चर और नौजवानान जनाब नवाबज़ादा मीर जमाल खान रईसानी साहब से आपसे ऑनेस्ट ओपिनियन की तवक्को की जा सकती है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा या सब मसला क्या है, या तीन बड़े मसाइल क्या हैं? ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो इंटरलिंक्ड है। हम ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन सबसे बड़ा इशू है, हम ये नहीं कह सकते कि मिलिटेंसी सबसे बड़ा इशू है, हम ये नहीं कह सकते कि पॉवर्टी सबसे बड़ा इशू है। ये सारे इंटरलिंक्ड है और टेंगल्ड है। तो हमें चाहिए कि हम इनको अनटेंगल्ड करके एक एक पे एड्रेस करें। क्योंकि अगर हम जाते हैं मिलिट्रेसी को एड्रेस करने के लिए डायरेक्टली, तो फिर जो उसके रूट्स हैं, जो उसके एड्रेसिंग रूट्स हैं, हम उनको छोड़ के बड़े प्रॉब्लम की तरफ जंपे मार रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए नुकसानदेह है। जब हम शॉर्ट या क्विक क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप उन चीज़ों को, ख्वाह वो एजुकेशन हो उसके बारे में आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, पॉवर्टी को आप एड्रेस कर सकते हैं, और वो जाकर लिंक्ड है मिलिट्रेसी के साथ, उनको आप एड्रेस करें। और फिर आपका मीडियम टर्म क्या होगा? मीडियम टर्म ये होगा कि आप इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं। क्योंकि अगर मुझे मेरा हकूक़ इस धरती पे नहीं मिलता, हत्ता कि मैंने इस धरती के लिए कुर्बानी दी है, तो खामखा मैं तो वायलेंस के तरफ बढ़ूँगा। और लास्टली जैसे मैंने कहा कि रिकन्सिलेशन करना चाहिए, लेकिन अगर करते भी हैं उनसे करना चाहिए जो कि तैयार हैं, उनसे नहीं जो कि हमें मार रहे हैं और उनके पीछे बढ़कर भाई हमें रिकन्सिलेशन करना है। तो ये एक इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है, इसका एक सलूशन भी नहीं है और ये एक प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इंतज़ामी या माली मसला नहीं है। मैंने ख़ुद भी ये महसूस किया है कि बलोच अपने इज़्ज़त नफ्स के हवाले से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि बलोचों के इज़्ज़त नफ्स को इस्टेब्लिशमेंट ने मजरूह किया है या मजरूह कर रही है बाहर से आके? नहीं जी, ये मैं नहीं समझता कि, क्योंकि बलोच जो है, जैसे आपने कहा कि बलोच हो या कोई भी इंसान हो, वो अपनी इज़्ज़त के लिए मरता भी है और जीता भी है। इज़्ज़त हमें दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, क्यों नहीं दे रहे? हमारे नवाब और सरदार जो बड़े बड़े हैं कबीले के, वो तो बैठे हुए पार्लियामान में। इससे बड़ा इज़्ज़त नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, सियासी इज़्ज़त। कबायली जिरगों में वो इंटरफेयर नहीं करते, जहाँ हमारे कबायली मसाइल होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का तो उसमें कोई काम नहीं होता, वो तो हमारे नवाब और सरदार करते हैं। तो ये स्पेस देना भी मैं समझता हूँ कि ये इज़्ज़त देने की पैरेलल जाते हैं। लेकिन मिसिंग पर्सन, ये आप नहीं समझते कि बलूचिस्तान का एक संगीन मसला है और उस हवाले से बलोच कौम परस्तों की शिकायत बजा हैं? देखिए जी, मिसिंग पर्सन एक इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक इशू नहीं है। लेकिन क्या वो बलूचिस्तान का सबसे अहम इशू होगा? क्योंकि जैसे मिसिंग पर्सनस हैं, फिर आज तक तो जो लोग मिसिंग पर्सनस का डोल रचाते हैं, उनके मुंह से मैंने शोहदा की फैमिलीज़ के लिए या शोहदा के जो लवाकिन हैं उनके लिए तो एक लफ्ज़ तक नहीं सुना। मैं ख़ुद एक नवाब कबीले से, एक रसानी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद शहीद हो गए 300 बंदों के साथ, मुझे किन मुश्किलात का सामना हुआ ये मुझे पता है, एक नवाब फैमिली की होने। क्या वो बच्चा, उसका भी हक नहीं है कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं उनके कबीले के या उनके नवाब बैठे हुए हैं, उसके जो वालिद शहीद हुए हैं उसके लिए भी आवाज़ उठाए? क्या उनका दिन कैसे गुजरता है? उनके पास खाने का खाना है, एक दिन का रोटी है, क्या उनके पास पीने का पानी है? इस चीज़ को भी करना, ज़हन में रखना चाहिए कि हर चीज़ के दो विक्टिम्स होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी विक्टिम होता है और सेकेंडरी विक्टिम होता है। मिसिंग पर्सनस की अगर हम बात करते हैं तो हमें शोहदा की लवाकिन
ख़ानदानों के बारे में भी बात करना चाहिए। अच्छा, मैं अब आपकी वजारत की तरफ आता हूँ और शायद मेरा भी ये ख्याल है कि यहाँ पे कम से कम इस हवाले से राइट पर्सन पर द राइट जॉब का मामला है। तो वज़ीर बनने के बाद अभी तक आपने क्या कुछ किया, कुछ चंद मोटी चीज़ें मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, सबसे ये अहम चीज़ ये है कि क्योंकि मैं कबायली निज़ाम से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, ये अपने कबीले का नवाबज़ादा हूँ और मिनिस्टर बलूचिस्तान के जब भी मैं इवेंट्स कराता हूँ, स्पोर्ट्स का हो, मैं उन बच्चों के साथ खुद ही खेलता हूँ। इससे ये होता है, मैसेज जाता है कि अगर हम इक्वालिटी के दावेदार हैं, हमें भी उसी ग्राउंड में खेलना चाहिए जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेलते हैं। ये एक। दूसरा, जब से मैं आया हूँ हमारा जो अप्रोच हुआ है इंक्लूसिव हुआ है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, स्पोर्ट्स के तवज्जुद से मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा आप जब चले जाते हैं तो उनके साथ स्टेडियम में आप खुद भी मैदान में स्टेडियम में आप देख सकते हैं। हमारा जो ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप था, उधर मैंने खुद नुमाइंदगी की, एक टीम की, और बड़े लोग खुश हुए थे। मुझे फाउल भी किया गया। कौन सा खेल खेलते हैं आप? फुटबॉल। सिर्फ फुटबॉल भी खेलता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, मतलब मल्टी स्पोर्ट्स में खेलता हूँ। अच्छा। तो हमारा जो अप्रोच है, मैं ये नहीं समझता कि एक स्पोर्ट्स इवेंट कराने से हम स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा जो अप्रोच ये है कि हम नर्सरीज़ को टारगेट करें। नर्सरी से मुराद ये है कि कॉलेजेस हैं आपके, स्कूल्स हैं आपके, यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, जहाँ लोग खेलना चाहते हैं, जहाँ हमारे बच्चे और बच्चियाँ खेलना चाहते हैं, उनको हम टारगेट करें, उनको मौके फ़राहम करें। इसी तरीके से मैं एक टीम अंडर 25 फ़ुटबॉल का थाईलैंड ले गया था, जिनमें आपके पूरे बलूचिस्तान के बच्चे थे। 300 से ज़ायद ट्रायल के लिए आए थे और 15 सेलेक्ट हुए। उनको मैं ले गया था थाईलैंड एक हफ़्ते के लिए और एक्सपोजर ट्रिप रहा, क्योंकि हमारे अगर मैं चाहता वो फंड्स इधर भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जो फैसिलिटेशन उधर मिलती है यहाँ नहीं मिलती। और कल्चर के मद में क्या किया अभी तक आपने? कल्चर में हम कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि पहले जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन हम एक मखसूस दिन, क्योंकि बलूचिस्तान में सारे कल्चर रहते हैं, उसमें पश्तून भी है, बलूच, हज़ारगी, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, लेकिन हर दिन का एक मखसूस दिन होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में सब ये इवेंट्स हम कराएं, ताकि इसमें, क्योंकि बलूचिस्तान एक मेल्टिंग पॉट है, इसमें सारे हमारे भाई रहते हैं, हमारे बहन रहते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देयर शुड बी नो बाउंड्रीज बिटवीन देम। और यूथ के हवाले से मैं आना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा डेलीगेशन आया है थाईलैंड से, उसमें हम स्कॉलरशिप्स फराहम कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में जिससे मैं ख़ुद ग्रेजुएट कर चुका हूँ। अच्छा जी, क्योंकि इससे खुशाइंद बात नहीं होगी कि वो हमारे धरती का बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसको वही अपॉर्चुनिटीज़ फराहम हो जो कि मुझे हुई। अच्छा, यूथ के लिए पहले तो बात यह है कि ज़ाहिर बात है कि पेट भरा होगा तो उसके बाद कोई कल्चरल एक्टिविटी कर सकेगा, उसके बाद कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकेगा। तो यहाँ पे इतना पैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खैबर पख्तूनख्वा दिवालिया हो चुका है फाइनेंशियली, कि उसकी वजह से यूथ के लिए कोई मंसूबा आप शुरू कर सकें और कोई रोज़गार के मौके देने के लिए भी कोई प्लान है? कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारे पास इतने वो फंड्स भी बिल्कुल एग्जॉस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एग्जॉस्ट की थी, और हमारे पास इतने एम्प्लॉयमेंट्स भी नहीं है कि हम यूथ को एडजस्ट कर सके। तो हम यूथ को जॉब्स देकर हैंडीकैप नहीं करना चाहते, हम उनको आइडिया देकर उनको ग्रूम करना चाहते हैं। अच्छा, एक मैं फिर वही तवक्को करूँगा कि आप दयानतदाराना जवाब देंगे। बलूचिस्तान के सरदार, नवाब, ख़वानीन जो वज़ीर रहे हैं, जो मुशीर रहे हैं, जो अरबपति बन गए, जो करबपति बन गए हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे जिनके हाथ से अरबों अरबों उनके गनों से निकले, ये लोग अगर अपने वसाइल का 50% भी वो मुंतकिल कर ले आवाम तक, बलूचिस्तान में कोई गरीब रह सकेगा? नहीं रह सकेगा, बिल्कुल। ये क्योंकि ये एक फैक्ट है और इसमें दो राय नहीं है कि अगर जितने भी हमारे सरमायादार हैं अपने इलाके में, एक मतलब छोटी सी मिसाल है, एक फैक्ट्री खोल दें, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा और लोग भी बेरोज़गारी से वो भी उनका ख़ात्मा होगा। तो ये एक फैक्ट है। अगर हम चाहें कि हम काम करना चाहते हैं, अपने लोगों की सियासत करना चाहते हैं, मुखलिस सियासत करना चाहते हैं, फिर तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। इस वक्त तो बड़ी अजीब सूरत हाल है।
वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का, कई और अहम मनासिब बलूचिस्तान के, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान का। तो इन सब कुछ के बावजूद ये महरूमी क्यों ख़त्म नहीं हो रही? देखिए जी, और क्या महरूमी वाकई है भी या कि नहीं, उसको बड़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है? मेरा तो अंदाज़ा ये कि नहीं, महरूमी है। बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि महरूमी है, क्योंकि अगर हम कहें कि महरूमी नहीं है ये तो मुखलिस जवाब भी नहीं होगा। लेकिन फिर से आते हैं कि निगरान सेटअप भी है, इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आता है, ख्वाह वो बलूचिस्तान का हो या फेडरल में, उनको चाहिए कि एक प्लान के तहत चले। प्लान से मुराद ये है कि सिर्फ 5 साल का प्लान नहीं हो, 10 साल का रखिए आप, 50 साल का रखिए आप, 13 साल का, 15 साल का, ताकि लॉन्ग टर्म एक प्लान हो आपके साथ। अगर निगरान गवर्नमेंट अभी आई है, हमें पता नहीं इलेक्शंस होंगे और फिर हम चले जाएंगे, अगर हम अभी कुछ बेहतरी लाते हैं, कल के दिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू रखेंगी या नहीं रखेंगी, ये सवाल बनता है। एक चीज़, ये जो सीपैक के तहत चीन से सरमायाकारी आ रही है, अभी अरब ममालिक सरमायाकारी करने आ रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। बिल्कुल। और हमें तो मरकज़ में ये बताया जाता है कि ये न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान की खुशहाली की एक कलीद साबित होगी। लेकिन दूसरी राय हम ये सुन रहे हैं कि जी यहाँ के लोगों को ये डर है कि भाई ये तो बाहर से लोग आके यहाँ के वसाइल को लूट के ले जा रहे हैं और हमें क्या मिलेगा, उल्टा हमें शायद अक़लियत में बदला जा रहा है। तो एक्चुअल फीलिंग्स इस हवाले से लोगों की क्या हैं? और आप, मेरे लिए अभी भी आपके वजारत का टाइटल बड़ा टाइटल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले एक शहीद के बेटे का टाइटल उससे बड़ा है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें लोगों के ख़दशात में कितना वज़न है? सीपैक की जब हम बात करते हैं, मेरे ख़्याल में सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरे ख़ित्ते के लिए एक गेम चेंजर है। तो जब इतना बड़ा मुल्क बलूचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें अपने जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं उनको तरजीह देनी चाहिए। जहाँ भी मैं बैठा हूँ, चाइनीज़ सफ़ीर से मैंने बात की है कि इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि कुछ लोग डर रहे हैं कि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये एक आम नॉर्मल सा फीलिंग है जब कोई इन्वेस्टर आता है, क्योंकि अगर कोई मेहमान हमारे घर में ज़्यादा देर तक बैठेगा तो हमें अनकम्फर्टेबिलिटी वो उसका महसूस होगा। तो चाइना को और जो कि हमारी गवर्नमेंट है, ये चीज़ें वाज़े करनी चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, गोल्स क्या हैं और गोल्स के बाद कब तक हम अचीव कर पाएंगे। अचीव करने के बाद हमारे जो लोकल हैं, पूरे पाकिस्तान का नहीं कह रहा, बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो लोकल्स को क्या फ़ायदे पहुँचेंगे। और ये भी वाज़े करना चाहिए कि क्योंकि अगर ये चीज़ें हम ट्रांसपेरेंसी से करें तो मेरे ख़्याल से ये जो एक्सप्लॉइटनेस का सेंस है वो मेरे ख्याल से डिक्रीज़ होगा। नवाबज़ादा मीर जमाल ख़ान रईसानी साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।